हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु के करंट अफेयर्स के टॉपिक में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम अप्रैल मंथ की ये समसामयिकी क्रॉनिकल कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट एवं सूचकांक कवर करेंगे हम आज। इससे पहले आप और पार्ट्स देख चुके हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनके पार्ट्स अप्रैल मंथ की देख सकते हैं। और मई मंथ की मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ क्रॉनिकल मैगज़ीन, और अब मैं अप्रैल मंथ की करा रही हूँ, और उसके बाद मैं मार्च मंथ की कंप्लीट कराऊंगी। तो ये जल्दी अभी फिनिश होने वाली है, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिपोर्ट एवं सूचकांक के टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा नहीं बचा है, सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है आपके पास एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले स्टडी विद अनु में अगर आप नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ पाएँ और उसका क्विक रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2024। तो हाल ही में गैर सरकारी संगठन प्रथम फाउंडेशन ने ASER 2024 की रिपोर्ट जारी की, जो 605 ग्रामीण जिलों के 17,997 गाँवों में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें 3 से 16 वर्ष के 6,49,491 बच्चों का डेटा और 5 से 16 वर्ष तक के 5 लाख से अधिक बच्चों की साक्षरता व गणितीय कौशल का परीक्षण इसमें शामिल है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? तो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी में मामूली सुधार, महामारी कोविड-19 के बाद सीखने की कमी की तुलना में स्कूली छात्रों के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में मामूली सुधार हुआ है। बुनियादी साक्षरता तो कक्षा 3 में 23.4% कक्षा 2 की पुस्तक पढ़ने में सक्षम है, और कक्षा 5 में 44.8% छात्र कक्षा 2 की पुस्तक पढ़ने में सक्षम है। कक्षा 8 में 67.5% छात्र ही कक्षा 2 की किताब पढ़ने में सक्षम है। तो स्कूली नामांकन की बात करते हैं तो पूर्व प्राथमिक 3 से 5 वर्ष तक नामांकन दर में सुधार, 2018 में निरंतर वृद्धि। इस आयु वर्ग में 90% प्लस नामांकन वाले राज्य कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और नागालैंड है। प्राथमिक में 6 से 14 साल तक 20 वर्षों से नामांकन दर 95% प्लस 2024 में भी सभी राज्यों में यही स्थिति है। बड़े बच्चे 15 से 16 साल तक के नामांकन नहीं लेने वाले बच्चों का अनुपात 2018 के 13.1% से घटकर 2024 में 7.9% रहा, और लड़कियों में ये अनुपात 2022 के 7.9% से बढ़कर 2024 में 8.1% हुआ है। अंकगणितीय कौशल तो कक्षा 3 में 66.6% छात्र घटाव के सवाल हल नहीं कर सके। कक्षा 5 में 30 से 7% छात्र ही भाग के सवाल हल कर पाए। कक्षा 8 में बुनियादी अंकगणित में सुधार तो 2018 में 44.1%, और कक्षा 8 में बुनियादी अंकगणित में सुधार 2018 में 44.1% से 2024 में 45.8%। ठीक है, सर्वाधिक सुधार वाले राज्य हैं तो गुजरात है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम, मिजोरम। कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक पढ़ने की क्षमता में 10% प्लस की वृद्धि है। अब बात करते हैं डिजिटल साक्षरता की। जो 14 से 16 आयु वर्ग जो है वो 90% किशोरों किशोरियों के पास घर में स्मार्टफोन है। 82.2% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जानते हैं। 57% बच्चे फ़ोन का उपयोग शिक्षा के लिए करते हैं। 14 वर्ष के 27% बच्चे और 16 वर्ष के 37.8% बच्चों के पास स्वयं का फ़ोन है। 76% बच्चे सोशल मीडिया ब्राउज़ करते हैं। 62% को प्रोफाइल ब्लॉक करना, 55.2% को प्रोफाइल प्राइवेट बनाना, और 57.7% को पासवर्ड बदलना आता है। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट की वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रेपुटेशन रैंकिंग 2025 की। तो हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन THE के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 14वें साल दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2025 में पहले स्थान पर बनी हुई है। रैंकिंग में शामिल शीर्ष भारतीय संस्थान है। तो भारत में रैंक है आपकी 1 से लेके 4 तक। वैश्विक रैंक 201 से 300 और IISc बेंगलोर संस्थान का नाम है। सेकेंड वाली आपकी 201 से 300 की वैश्विक रैंक है और IIT दिल्ली है। तीसरी आपकी भारत में रैंक है 201 से 300 वैश्विक रैंक है और IIT मद्रास है वो। चौथी भारत में रैंक है 201 से 300 वैश्विक रैंक और शिक्षा हो अनुसंधान की। ठीक है, तो रैंकिंग में शामिल दुनिया के टॉप 5 प्रतिष्ठित संस्थान है। तो 5 संस्थान हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से देश के हैं। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय नंबर 1 पे है अमेरिका का। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पर है अमेरिका का। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तीसरे नंबर पर है UK की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पे है अमेरिका की। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 5वें नंबर पर है UK का। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2024 के। तो 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी किया गया और इस वर्ष भारत 38 स्कोर के साथ 96वें स्थान पर रहा है और वर्ष 2023 में 93वें स्थान पर था। इसके मुख्य बिंदु हैं उद्देश्य विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था का भ्रष्टाचार के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन। कवरेज क्षेत्र इस सूचकांक में कुल 180 देशों क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है। स्कोरिंग 0 से 100 अंक था। 0 सर्वाधिक भ्रष्ट था और 100 सबसे कम भ्रष्ट है। शीर्ष 5 देश हैं, तो फर्स्ट है डेनमार्क, स्कोर है 90। सेकंड है आपका फिनलैंड, स्कोर है 88। थर्ड है सिंगापुर, स्कोर है 84। फोर्थ है न्यूजीलैंड, स्कोर है 83 और फिफ्थ है लग्जमबर्ग। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड संयुक्त स्कोर 81। निचला स्थान है दक्षिण सूडान 180वां सर्वाधिक भ्रष्ट सोमालिया और वेनेजुएला का। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भूटान 18वां और चीन है 76वां और नेपाल 107वां, श्रीलंका 121वां, पाकिस्तान 135वां, बांग्लादेश 151वां है। ठीक है, अन्य प्रमुख देश में UK और जापान 20वें नंबर पे हैं, फ्रांस 25वां और USA 28वां। नोट, पहली बार ये सूचकांक 1995 में जारी की गई थी। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI की। तो स्थापना इसकी 1993 में हुई है बर्लिन जर्मनी में। प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन NGO। उद्देश्य है वैश्विक भ्रष्टाचार का समाधान, भ्रष्टाचार रोधी उपायों को बढ़ावा देना और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम करना। प्रमुख प्रकाशन है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर GCB एवं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI का। अब बात करते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2025। तो हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया। ये सूचकांक मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों को रैंक करता है। नवीनतम रिपोर्ट बढ़ती क्षति और जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सूचकांक के मुख्य निष्कर्ष है तो कवरेज देश, इस सूचकांक में 171 देशों को शामिल किया गया। 2022 में सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष देश है पाकिस्तान, बेलीज और इटली। 1993 से 2022 की अवधि में अत्यंत असामान्य चरम घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित हैं देश है डोमिनिका, होंडुरास, म्यांमार, वानुअतु। बार बार होने वाली चरम घटनाओं से प्रभावित देश है चीन, भारत और फिलीपींस। भारत की स्थिति सूचकांक में भारत को छठी रैंक प्राप्त हुई, जो जलवायु संकट के प्रति इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। 1993 से 2022 के दौरान भारत में 400 से अधिक चरम मौसम की घटनाएं हुई, जिसमें 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ और कम से कम 80,000 मौतें हुई हैं। भारत ने इन घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों का 10% और नुकसान डॉलर में का 3% हिस्सा झेला है। 2025 तक दुनिया की शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली सेनाएं। तो यहाँ पे 5 रैंकिंग आप 2025 में देख सकते हैं, 1 से 5 तक है। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका,
पावर इंडेक्स स्कोर 2025 में इसका 0.0744 है और कुल सैन्य क्रमिक 2025 में अनुमानित है 21,27,500। ठीक है। रूस सेकेंड नंबर पर है और इसमें पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0788 और 35,70,000 इसका कुल सैन्य क्रमिक है अनुमानित। चीन तीसरे नंबर पर है, ये भी आपका 0.0788 पर है पावर इंडेक्स स्कोर में और इसका जो कुल सैन्य क्रमिक है वो है 31,70,000। भारत आपका 4 नंबर पर है और ये भी आपका 0.1184 पर पावर इंडेक्स स्कोर में है और इसमें जो अनुमानित है कुल सैन्य क्रमिक तो वो है 51,37,550। पाँचवा है आपका दक्षिण कोरिया 0.1656 है और इसमें आपका कुल सैन्य क्रमिक अनुमान जो है वो 38,20,000 है। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जर्मन वॉच की। तो जर्मन वॉच की स्थापना 1991 में एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन के रूप में हुई थी और इसका मुख्यालय है बॉन जर्मनी में। उसका उद्देश्य है वैश्विक समानता और सतत विकास को बढ़ावा देना। प्रमुख प्रकाशन जलवायु जोखिम सूचकांक CRI एवं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 की। तो हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने 2025 के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के तहत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की एक सूची जारी की जिसमें 60 से अधिक व्यक्तिगत कारकों के आधार पर 145 देशों की सैन्य शक्तियों का मूल्यांकन किया गया जो पावर इंडेक्स स्कोर में योगदान करते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? तो पावर इंडेक्स स्कोर 0.0744 के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। इसका कम पावर इंडेक्स सैन्य क्षमता और वैश्विक प्रभाव में उसकी श्रेष्ठता दर्शाता है। इस रैंकिंग में अमेरिका के बाद रूस, चीन, भारत और दक्षिण कोरिया का स्थान है। भूटान इस सूची में 145वें स्थान पर है जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 6.3934 है जो सैन्य आधार पर इसे सबसे कम प्रभावशाली देश बनाता है। वेनेजुएला, कजाकिस्तान और जॉर्डन जैसे देशों के पावर इंडेक्स में सुधार हुआ। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन जैसे देशों में रैंकिंग गिरी है। पाकिस्तान अब 12वें नंबर पर आ गया है। क्षेत्रीय प्रदर्शन एशिया, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान शीर्ष देशों में भारत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे पारंपरिक सैन्य शक्तियाँ मजबूत स्थिति में हैं। अफ्रीका, मिस्र 19 और नाइजीरिया 31 महाद्वीप के शीर्ष देश हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील 11 सबसे प्रभावशाली है। पावर इंडेक्स क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर नाम की एक थिंक टैंक संस्था है जो हर साल ये रैंकिंग जारी करती है और इसके तहत जितने कम स्कोर है उसकी ताकत उतनी ज़्यादा होती है। तो रैंक नीचे जाने पर पावर इंडेक्स बढ़ता है जो घटती ताकत को दर्शाता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025। तो हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच ने 20वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी की जिसमें भारत के लिए शीर्ष 5 जोखिमों का जिक्र किया गया है और इसमें जल आपूर्ति की कमी, गलत सूचना और भ्रामक प्रचार, मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण, वायु, जल, मिट्टी और श्रम तथा प्रतिभा की कमी शामिल है। इस रिपोर्ट में वैश्विक जोखिमों को आर्थिक, पर्यावरणीय, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट का पहला संस्करण 2006 में प्रकाशित हुआ था जिसमें पर्यावरण जोखिमों के तहत चरम मौसम की घटनाओं को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच WEF की। तो इसकी स्थापना 1971 में क्लॉस श्वाब के द्वारा स्थापित हुआ है और मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य है वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक चुनौतियों पर विचार विमर्श और समाधान प्रदान करना। इसका प्रमुख आयोजन है वार्षिक बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित होती है। इसकी सदस्यता में 1000 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों की भागीदारी है। अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बोंगे ब्रेंडे हैं। प्रमुख रिपोर्ट्स हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हैं इन जोखिमों का मूल्यांकन अल्पकालिक 1 से 2 साल तक और दीर्घकालिक
10 वर्ष दोनों ही अवधियों में किया जाता है, ताकि नीति निर्माताओं को भविष्य की चुनौतियों के साथ तात्कालिक चिंताओं को संतुलित करने में मार्गदर्शन मिल सके। अल्पावधि जोखिम है तो शीर्ष 3 जोखिमों में गलत सूचना और भ्रामक सूचनाएं, चरम मौसम संबंधी घटनाएं और राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष शामिल है। दीर्घकालिक जोखिम है शीर्ष 3 जोखिमों में चरम मौसम की घटनाएं, जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन तथा पृथ्वी प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल है। जलवायु परिवर्तन पर चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट। तो हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की प्रगति और प्रयासों पर प्रकाश डालती है। भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन पर उपलब्धियां। तो उत्सर्जन की कमी 2019 की तुलना में 2020 में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी दर्ज की गई। क्षेत्रवाद उत्सर्जन की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र सबसे बड़ा उत्सर्जक है 75.66%, और इसके बाद कृषि 13.72%, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग है 8.06% और अपशिष्ट है 2.56%। कार्बन सिंक। तो भारत के वन और वृक्ष आवरण ने 2020 में लगभग 522 मिलियन टन CO2 अलग किया, जो देश के कुल उत्सर्जन का 22% है। राष्ट्रीय स्तर पर आधारित योगदान NDC लक्ष्यों के संबंध में उपलब्धियां हैं। उत्सर्जन तीव्रता में कमी में 36% की कमी की गई है। और एक सेकेंड, तो कार्बन सिंक का निर्माण 2005 से 2021 के बीच में 2.29 बिलियन टन CO2 का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की। तो UNFCCC की बात करते हैं हम। 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया। इसका मुख्यालय है बॉन, जर्मनी में। प्रमुख समझौते हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997, बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य। पेरिस समझौता 2015, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की वैश्विक प्रतिबद्धता। ठीक है। तो राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति की रिपोर्ट 2024 की बात करते हैं। तो 13 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने राज्यों में पंचायतों को अधिकार हस्तांतरण की स्थिति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी। इस पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के नाम से भी जाना जाता है, जो राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता और सशक्तिकरण का आकलन करता है। ये रिपोर्ट 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने और कार्यान्वयन में पंचायतों की स्वायत्तता का आकलन करने पर केंद्रित है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हैं समग्र अंतरण। तो ग्रामीण स्थानीय निकायों को समग्र अंतरण 2013-14 में 39.9% से बढ़कर 2021-22 में 43.9% हो गई। शीर्ष 5 राज्य के संदर्भ में कर्नाटक पहला है, केरल दूसरा, तमिलनाडु तीसरा, महाराष्ट्र चौथा और UP पाँचवा है। सबसे कम रैंक वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप 13.62, पुडुचेरी 16.16, लद्दाख 16.18। उच्च शिक्षा पर नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार नामक नीति रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ लॉन्च किया। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष है तो उच्चतम वित्त पोषण, उच्च शिक्षा वित्त पोषण में महाराष्ट्र सर्वप्रथम है, इसके पश्चात बिहार और तमिलनाडु का स्थान है। तो आज का ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अब हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे योजना एवं कार्यक्रम। ठीक है।